सेशन में हम शुरुआत करते हैं। विशेष शिक्षा में पहला प्रश्न लेते हैं, क्षति का संबंध किससे है? सर या इनको जो क्षति का संबंध इससे है। ऑप्शन ए कह रहा है शारीरिक के भौतिक भाग से, बी कह रहा है कि कार्यात्मक सीमा से, और बी कह रहा है यहाँ पर, सभी सॉरी ये सी लिखा हुआ है, ये सी कह रहा है कार्यात्मक सीमा, और यहाँ पर बी लिखा हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। यहाँ पर बताइए जरा क्षति का क्या मतलब सभी होगा? सभी सभी। स- स- सभी, अच्छा, वेरी गुड। क्षति का। हाँ, देखो जो क्षति है ना, इम्पेयरमेंट इसको बोलते हैं। जी और मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझो कि पूछा भी जा सकता है डीएसएसबी में स्पेशल एजुकेशन से। अगर आप कुछ जानकारी रखना चाहते हैं तो रखिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पावरमेंट डिसेबिलिटी एक्ट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप के अकॉर्डिंग कही भी गई है बात कि किसी भी मानसिक, शारीरिक और मनोशारीरिक असामान्यताएं होती हैं अथवा उन्हीं कमी को जो अंगीय कारणों से होता है, तो हम उन्हीं को क्या कहते हैं? क्षति कहते हैं, है ना। तो क्षति शारीरिक संरचना भी होगी, तो बहुत सरल प्रश्न था, और प्लस में मनोशारीरिक और शारीरिक क्रियाओं की कमी से दर्शाया गया था। तो इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न लीजिए। विकलांगता को, या सॉरी, विकलांगता के प्रसवकालीन कारणों में से यह शामिल है, कौन कौन से शामिल हैं आपको बताना है। ऑक्सीजन की कमी से। सी बी ऑप्शन। ऑक्सीजन की कमी से, यहाँ पर आप और लोग बताइए। ऑक्सीजन की कमी से सर। ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर बता रहे हैं आप लोग। ओके ऑक्सीजन की कमी से सर। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। देखिए, जो ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो दिव्यांगता से संबंध में है, तो ये जन्म के समय की बात कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए, प्रसवकालीन के दौरान, यानी जन्म के समय की बात हो रही है ना। तो हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय उपापचय संबंधी विकार भी हो सकता है, और उपापचय यहाँ पर लिखा नहीं गया है ना, तो एक विकार ये भी मैंने बता चुका हूँ। देखो, मैंने ये टॉपिक करवा चुका हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो एक वो भी आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा कठिन प्रसव और लंबा प्रसव पीड़ा को लेकर भी यहाँ पर बात की जाती है, ये भी आ जाएगा। गर्भ का अपरिपक्व अवस्था होना, ये भी आपका एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो ये भी कारण में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन से संबंधित तो आप जानते हैं भली भांति तरीके से, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और ऑक्सीजन जिसे जब शिशु का जन्म के समय ना रोना जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कि ऑक्सीजन की सही मात्रा उसे नहीं मिल पा रही है। तो उससे बच्चा कौन सा कलर का होता है अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है या ऑक्सीजन की कमी होती है, तो कौन सा कलर का होता है बच्चा? बताइए जरा सुमंत सर, बोलिए। हाँ, वाइट सर वाइट, या नीला। नीला, हाँ। या तो नीला सर या वाइट। जी नहीं नहीं, वाइट या नीला नहीं, केवल नीला होता है, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, जहाँ पे ऑक्सीजन की नहीं मिलता है वो बच्चा नीला पड़ता है। और ऐसी दशा में बेसिकली शिशु प्रभावित हो जाता है, तो इसके मस्तिष्क को 4 या 5 मिनट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे ही कारण पर जो बच्चे की मस्तिष्कीय क्रियाएं होती हैं, जो मस्तिष्कीय सेल्स होता है, कोशिकाएं होती हैं, उसकी संरचना में क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। जो संरचनाएं होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ऑक्सीजन की बिना की स्थिति को, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ ले कि ऑक्सीजन के बिना की स्थिति को क्या कहते हैं, तो एक नाम है एनेक्सिया, आपने नाम सुना होगा शायद, और श्वासरोध बोलते हैं या श्वासरोध बोलते हैं, ठीक है, या एनेक्सिया कहते हैं, जो ऑक्सीजन की कमी को, सॉरी, जो ऑक्सीजन के बिना की स्थिति को बताता है, ठीक है, ऑक्सीजन की बिना की स्थिति को बताता है। और ऑक्सीजन की कमी की स्थिति को हाइपोक्सिया एक नाम है, वो हाइपोक्सिया जो रीजन्स बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी से ही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी से ही बनेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई इस प्रश्न में? बताइए जरा। हाइपोक्सिया सर क्या बोले, एक बार रिपीट कीजिए। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं हम, हाइपोक्सिया, ओके हाँ, ठीक है। और जो एनेक्सिया होता है वह श्वासरोध कहलाता है। श्वासरोध का मतलब होता है ऑक्सीजन के बिना की स्थिति, मतलब ऑक्सीजन के बिना की स्थिति को बोलते हैं, उसकी कंडीशन को बोलते हैं एनेक्सिया, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी को बताया जाता है ये। तो ये बात आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी यहाँ पे जो और 3 ऑप्शन देख रहे हैं, ए सी डी वाला, तो ये बिल्कुल
भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। और मैंने कई कारण बताए हैं, उनमें से अलग अलग रीजनों में ये आ जाता है। RPWD एक्ट का नाम बताइए ज़रा। तो ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसमें ऑप्शन बी ए होगा सर, 21 कर दी गई है। हाँ, 21 कर दी गई हैं। सरल प्रश्न था, बहुत बढ़िया। देखिए नीचे दिए गए, देखो मैं आपसे बता दूं, हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण विजुअल विकलांगता। इम्पेयरमेंट और ऑटिज़म, और कुछ जी होता सर। है एक बीमारी, एक विकासात्मक हियरिंग श्रवण हियरिंग विकार, विकलांगता। विकासात्मक विकार, विकासात्मक विकार वो जिसको बुलेमिया आप लोग बोलते हो, ऑटिज्म, ADHD वगैरह बोलते नहीं हो, उसके अंतर्गत ही आ जाएगा विकासात्मक विकार। ये 3 टॉपिक मैं दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों का, तो इसलिए आप लोग ध्यान सुनिएगा, है ना। पहले तो मैं BI कराऊंगा, उसके बाद HI कराऊंगा, फिर उसके बाद आपका ऑटिज्म करवाऊंगा, ठीक है। बाकी साइकोलॉजी में आप लोग ठीक हो, मुझे नहीं लगता है ना कि साइकोलॉजी आपको मुझे ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करते रहना, और जहाँ पे मुझे लगेगा मैं आपको वो करवाऊंगा साइकोलॉजी में। स्पेशल एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। दिव्यांगों की सूची में कौन जी सी सर। RPWD 2016 अधिनियम में पहले से मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न है, देखो ये जो प्रश्न है, श्रवण केवल विकलांगता। आपको बिफोर यहाँ पे जोड़ देने से ये क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा और यहाँ पर हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब जी सर। जो इसे अब में लाया गया है ना, ये बौनापन है, एसिड है और आपका थैलेसीमिया है, ये तीनों अब हैं 2016 में। और उससे पहले की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे श्रवण जो है दिव्यांगता हो जाएगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगा। शायद आपने एक बार मुझसे प्रश्न भी पूछा था सुमन सर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, संवेदीय श्रवण दोष। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देखिए, संवेदीय श्रवण दोष, जरा बताइए। संवेदीय श्रवण दोष आपने सुना है ना। देखो मैंने आपको आंतरिक कान और श्रवण तंत्रिका के आंतरिक साथ। आंतरिक कान और श्रवण तंत्रिका के साथ। ओके, ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहे हैं आप लोग। ओके, मैं एक बार अभी से कंफर्म करता हूँ। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो श्रवण दोष हैं, श्रवण दोष 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका क्या, कंडक्टिव होता है, लिख रहे हो ना, कॉपी पे लिख लीजिए। दूसरा इसको हिंदी में चलित बोलते हैं। और नंबर 2 पे संवेदी, जिसको संवेदी बोलते हैं, जिसको आप सेंसरी कहते हैं। ये नंबर 2 आया, पूछा ना, इस संवेदी से प्रश्न बनाया। यहाँ पर जो चलित मैंने बता दिया, इससे नहीं बनाया प्रश्न। और तीसरा इसने बताया था, इन दोनों को मिक्स था, एक चलित और संवेदी का मिक्स था, ठीक है। प्रश्न है संवेदी से। तो संवेदी एक ऐसा दोष है, आप मेरी बात को समझिए अच्छे से। पूछा है कि इन समस्याओं में क्या क्या शामिल है। रुबेला शामिल है, रुबेला बीमारी शामिल है, नहीं दिया है। अगर ऑप्शन में अगर होता तो रुबेला सत्य हो जाता। बात को बहुत अच्छे से समझिए। अल्कोहल शामिल है, नहीं। अगर होता ऑप्शन में तो आप सही मानते। दवाओं का सेवन अगर होता तो सही मानते। पीलिया का होना अगर ऑप्शन में होता तो सही मानते। समय के समय बच्चे का जन्म लेना, समय के समय बच्चे का जन्म, यहाँ पर संवेदीय श्रवण की बात मैं कर रहा हूँ, संवेदीय श्रवण दोष की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बात को समझिए अच्छे से आप लोग। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि आंतरिक कान और श्रवण तंत्रिका के साथ होता है कि मध्य कान के साथ होता है, कि यहाँ पर दिखा हुआ है औसिक्ल, ठीक है, की गति है, और एक बाहरी कण की नलिका को रुकावट है। क्या होना चाहिए भाई? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए होना चाहिए। क्या है कि यहाँ पर पूछा है आंतरिक कान और श्रवण तंत्रिका के साथ होता है संवेदी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो संवेदी श्रवण दोष में शैल्य और चिकित्सकीय उपाय से भी हम इसको काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो यह आंतरिक कान और श्रवण तंत्रिका, जो श्रवण तंत्रिका होती है उससे संबंधित होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यह ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर मैं चलित के अंतर्गत बात करूँ तो उसमें अटेक्सिया आता है, वैक्स आता है, ऑर्गन बॉडीज़ आती हैं और बाह्य कान के संक्रमण आते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कान की हड्डी आ जाती है इसमें, है ना, कान की हड्डियों का गलना, टूटना और मध्य कान में ट्यूमर हो जाना, ये सारे के सारे उसी का एक पार्ट माना जाता है। हम इसको चलित श्रवण के अंतर्गत हम उसको ठीक कर सकते हैं।
तो ऐसी कंडीशन में अगर बात किया जाए समस्याएं शामिल हैं तो आंतरिक कान की और श्रवण तंत्र की संबंधित जो समस्याएं हैं वो संवेदी में शामिल है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा इसका। हल्के, देखो हल्के मंद बुद्धि की बात हो रही है, जिसको माइल्ड कहते हो आप लोग, जरा बताओ क्या सही होना चाहिए माइल्ड का। ये बी सर, 55 से 70 के बीच होता है। 55 70 ऑप्शन के सर बीच बी। कहाँ से होगा भाई? 50 से 70 के बीच होता है सर। अच्छा अच्छा, 50 से 70 के बीच, हमने कहा कि अच्छा ओके ओके ऑप्शन बी सर। ओके ओके, ये माइल्ड है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, माइल्ड कहते हैं, है ना। तो ऐसे में देखिए 20 से 25 से जो कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफाउंड कहते हैं, है ना। अति गंभीर कहते हैं, हाँ, अति अति गंभीर गंभीर कहते हैं कहते सर। हैं। और 35 से 40 की अगर मैं बात करूं या 35 से 50 की बात करूं सामान्य तो ये अल्प 50 होता है। नहीं सामान्य कहते हैं उसको। नहीं 35 से 40 के बीच में अगर मैं यहाँ पर आईक्यू लेवल की बात कर रहा हूँ ना, सामान्य नहीं होगा, सामान्य 90 से 110 होता है। ठीक है, 90 से 35 से 50 के बीच सामान्य नहीं होता है। सामान्य जी सर, मैं जनरल सामान्य कहता हूँ। नहीं सामान्य 35 से 50 के बीच नहीं होता है। नहीं, सामान्य नहीं होता है ना। तो क्या होता है सर? 35 के मुझे बीच नहीं, देखो जो 35 और जो 35 से लेकर आपको 50 के बीच में दिया जाए या 40 के बीच में दिया जाए, वह कहा जाता है आपका मॉडरेट कहा जाता है उसे। तो मॉडरेट जो होते हैं वो आपके सामान्य नहीं कहलाते हैं, सामान्य दूसरा होता है। ठीक है, मॉडरेट हम उन्हें कहते हैं जो अल्प टाइप में होते हैं। ठीक है, और अति अल्प को हम बोलते हैं माइल्ड लेवल। ठीक है, उन्हें माइल्ड लेवल कहते हैं, अति अल्प को माइल्ड कहते हैं। सामान्य जो होता है वो 90 से 110 के बीच में होता है, ये सामान्य लोग, ये तो हम लोग आते हैं ना इसमें हम लोग आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बात किया जाए तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये बी लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये बी सही जवाब है। समझ में आ गया सुमन सर? बोलिए। जी सर। हाँ जी सर, 35 से 50 के बीच सर, एक बार बता दीजिए क्या बोले आप? मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। देखो 20 से जी जो सर जी। नीचे होगा उसको हम बोलते हैं अति गंभीर। प्रोफाउंड, हाँ आप कह अति सकते हो गंभीर। उसे अति गंभीर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 से 35 कहीं कहीं लिखा जाता है तो कहीं कहीं उसको 24 से गंभीर 35 कर दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो 20 से 35 होगा उसे हम सीवियर कहेंगे, गंभीर यानी कहते गंभीर हैं। कहेंगे। और अगर मैं उसके बाद कहूँ 35 से 50 की बात करूं तो इसे हम 35 से 50 को बोलते हैं मॉडरेट। क्या बोलते हैं? 35 से 50 मॉडरेट बोलते हैं, अल्प मॉडरेट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? अल्प बोलते हैं। अल्प मानसिक मंदता के या बौद्धिक अक्षमता की बात करते हैं। और 50 से 70 की अगर मैं बात करूं तो यह आपका होता है अति अल्प होता है। क्या होता है? ये अति अल्प होता है, इसको हम माइल्ड कहते हैं। और 70 से 90 के बीच करें तो ये सीमांत होता है, इसको हम बॉर्डर लाइन कहते हैं। और 90 से 110 की बात अगर मैं करूं तो ये हम लोग आते हैं जिसमें हम जनरल नॉर्मल होते हैं, हम सबकी IQ लेवल है ये सामान्य, है ना, ये होता है। ठीक है, समझ गए आप? चलो जी सर, अब समझ गए। बीमारियों का एक ऐसा समूह जो प्रगतिशील कमजोरियों एवं मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनता है। देखो यहाँ पे बीमारियों का एक ऐसा समूह है जहाँ पे प्रगति, कमजोरियों और मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनता है। जरा बताइए क्या बन। अभी देखो मैंने हाल ही में आप लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में मल्टीपल पढ़ाया होगा स्क्लेरोसिस। शायद। हाँ, जी, क्या इसका सही जवाब होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए कह रहे हो? ऑप्शन ए। ओके ओके, चलिए। और बताइए उन्हें मंजू, आप नहीं बोल रही हो, क्या बात है भाई? मंजू जी बताइए। नीतू में लीव लिए हैं क्या सर? मंजू नहीं है क्या? ओके, नहीं, जी मंजू सर। चलो गुड इवनिंग सर। चलिए अब देखिए यहाँ पर कि बीमारियों का एक ऐसा समूह जहाँ पे प्रगतिशील कमजोरियों और मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनता है। तो ध्यान से सुन लीजिए मेरे, यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका एमियोट्रोफिक लेटरल। ठीक है, स्क्लेरोसिस कहलाता है ये। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। बीमारियों का एक ऐसा समूह जहाँ पर प्रगतिशील कमजोरियों का मांसपेशियों का नुकसान, मतलब
एक ऐसा समूह है जहाँ पर बीमारियों को प्रगतिशील कमजोरी का रत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, सी होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा इसका, ठीक है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब आप जानते हैं भली भांति तरीके से, इसको 1890 में जो पहचाना गया था, तो इसमें क्या बताया गया था कि लगातार बढ़ने वाली और धीरे धीरे फैलने वाली कमजोरी जिसके मांसपेशियां नष्ट हो जाती हैं, उनके तंतुओं में चर्बी बन जाता है और फाइब्रस तंतु जमा होने लगते हैं। तो फाइब्रस तंतु जब जमा होने लगती है तो वह क्या कहलाती है आपकी, एक मिनट, हाँ, तो वो क्या कहलाती है बताइए, आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहलाती है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ये सी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक और प्रश्न देखिए, प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको इरेज कर दूँ, मुझे कर दीजिएगा। ठीक है। ऑप्शन ए होगा सर, 8 आठ भारत में 8 है ना सर? 8 किसी का 8 आ रहा है, 8 भी किसी तो का है। 9 आ रहा है, नहीं 9 है, 9 है, 9 है। पहला ऑप्शन 9 है, पहला ही तीसरा सही ऑप्शन है, 8 है। हाँ जी पहला, सर, पहला ही मैंने कहा। पहला ही सही है आप सबका। जी सर, वही गुलाम काम। मिर्जा सर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना, बहुत बढ़िया काम किए हो तुमने, सेंड किया हो तो अब इस तरीके से डेली 10-10 क्वेश्चन आपको शुरुआत में ये डेली में करवाऊंगा, है ना, शायद ये आप लोगों की डिमांड भी है, यही है ना, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आप लोगों ने क्या कहा था मुझसे, मैंने आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि एक आपका अगर मैं बात करूँ तो एक NIVPVD जो देहरादून में है, जिसको आप कहते हो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिव्यांगता, है ना, बोलते हो ना, निफ्ट जिसको कहते हैं, और ये निफ्ट। देहरादून में है, कहाँ पर है ये, देहरादून में है, और इसकी स्थापना देहरादून कब हुई थी, 1979 में, 1979 में। 1979 में। हाँ, और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, कि भाई इसकी अलियावर डिसेबिलिटी जंग। बताओ, अलियावर जंग करके है, और ये राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांग जन संस्थान है, और यहाँ ये मुंबई, मुंबई में है, और कब स्थापना की गई थी ये, जिस समय 1983 में, 1983 जब भारत वर्ल्ड कप जीता था। जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, उस समय हियरिंग इम्पेयरमेंट आ गई थी अपने को, है, लोग सुनो, ताकि मतलब और लोग देखो भाई, सुनो इस चीज़ को लेकर, तो आप सुनो से याद कर सकते हो श्रवण को, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई थी। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक मैंने बता रखा है सारे के बारे में, और यहाँ पे टाइम लग रहा निपिट है, जिसको। ठीक है, तो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं 9 के 9 रिपीट कर दूंगा, नहीं तो आप बताओ, आगे चलता हूँ। ये NIVPID है, जिसको राष्ट्रीय बौद्धिक जी सर। दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद 1984 जी, में, 84 में, एक साल बाद। एक साल बाद, हाँ, उसके बाद, और फिर एक EPMD था, है ना, मल्टीपल डिसेबिलिटी, मल्टीपल चेन्नई, डिसेबिलिटी हो गया था, ठीक है, चेन्नई में था। और एक था पंडित दीनदयाल उपाध्याय करके था, जो शारीरिक जी, दिल्ली में, दिव्यांगजन संस्थान था, दिल्ली में 1960 में, 60 में। हाँ 1960 में, ध्यान रखिएगा, बहुत याद रखना, इसको रट्टा मार लेना भाई, 9 के 9 है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक था स्वामी एसबी निटर, स्वामी हाँ विवेकानंद, हाँ हाँ स्वामी विवेकानंद, उड़ीसा, स्वामी उसको एसबी निटर विवेकानंद कर राष्ट्रीय जी, पुनर्वास, हाँ वेरी और गुड, कटक। कटक उड़ीसा। और एक था आपका लोकोमोटो डिसेबिलिटी, कलकत्ता में नील्ड, 1978, कोलकाता में। हाँ। और एक था मध्य प्रदेश में, जो NI हाँ, जिसको आप कहते हैं आपका NIMHR रिहेबिटेशन, NIM। रिहेबिटेशन। जी और सर। एक दिल्ली में और करके था भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण हाँ, केंद्र, उसको ISLRTC कहते हैं। हाँ ISLRTC बोलते हैं, 18 सितंबर 2015 को, 28 सितंबर 28 सितंबर को, 16 को ना सर। नहीं 2015 भी मिलता है, 2016 भी मिलता है, दोनों में ही यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान सबसे रखिएगा, न्यू वही 2015 को दिल्ली में, कहाँ पर है, दिल्ली में, दिल्ली। सबसे नया यही है, सबसे पुराना आपका पंडित दीनदयाल। हाँ हाँ हाँ, सही कह, ठीक। सबसे नया कौन सा है, दिल्ली में है, पंडित दीनदयाल,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और सबसे पुराना भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। दोनों दिल्ली में थे। 10 है ना, नहीं, दोनों हाँ दिल्ली में थे। दिल्ली में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे भी याद कर सकते हो इसे। एक प्रश्न और देखो भाई, 10 साल का मोहित अपनी पढ़ाई में उस तरह से अच्छा नहीं भावात्मक कर एक रहा शांति है। सर। जी, क्या करें? भावात्मक एक शांति, ऑप्शन ए 9th का। अच्छा, ऑप्शन बोल लो पहले, सुन लीजिए, क्वेश्चन भी सुन लीजिए। 10 साल का मोहित अपनी पढ़ाई में उस तरह से अच्छा नहीं कर पा रहा है जैसा वह हाल ही में हुए अपने पिता के निधन से पहले करता था। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? सीखने में कठिनाई हुई, उपरोक्त तो सभी, भावनात्मक अशांति, सीखने में विशिष्ट असक्ता। क्या हो सकता है भाई इस प्रश्न का? भावात्मक एक ऑप्शन ए शांति सर, सर। ऑप्शन भावनात्मक अशांति, भावनात्मक अशांति, इमोशनल। इमोशनल। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। प्रारंभिक पहचान को निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना गया है? शीघ्र जांच, योजना के बारे जी सर, योजनाओं के बारे में जानकारी, शीघ्र हस्तक्षेपन और सहायक उपकरण के बारे ए, में जानकारी। ऑप्शन ए जागरूकता, सर, ऑप्शन डी सर। शीघ्र पहचान के लिए शीघ्र। ओके, अच्छा, शीघ्र हस्तक्षेप होगा कि शीघ्र जांच होगा? बोलिए। शीघ्र जांच सर। नहीं, शीघ्र हस्तक्षेपन होगा। शीघ्र हस्तक्षेपन कहलाएगा। और शीघ्र हस्तक्षेप का मतलब होता है कि प्रारंभिक पहचान करना, उसके हस्तक्षेप विकलांग बच्चे और उनके अभिभावक दोनों के लिए सहायक लाभकारी साबित होता है। हस्तक्षेपन, जिसको आप अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं, अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। और अर्ली इंटरवेंशन मतलब स्क्रीनिंग का पार्ट माना जाता है। तो इसलिए आपका टेस्टिंग जो होगा, स्क्रीनिंग जो होगा, विभेदन जो होगा, वो शीघ्र हस्तक्षेप का ही अंतर्गत आ जाएगा। तो प्रारंभिक पहचान उसी में की जाती है। प्रारंभिक पहचान किस में की जाती है? उसी के अंतर्गत की जाती है ना। तो प्रारंभिक पहचान क्या हो सकता है? आपको पता है? ज़रा मुझे बताइए, अगर किसी को पता है तो प्रारंभिक पहचान क्या हो सकती है? प्रारंभिक पहचान क्या हो सकती है? सर बच्चे के, जो बच्चे क्लास में आएगा हम उसकी पहले पहचान कैसे करेंगे? नहीं, प्रारंभिक पहचान का अगर मैं आपसे बात करूं या उसके हस्तक्षेप की बात करूं, तो जो अक्षमताग्रस्त बच्चे होते हैं उनके जीवन के प्रारंभ में जो शिक्षा, प्रशिक्षण, सहायता, उद्दीपन, जो भी समर्थन प्रदान करते हैं आप, वह प्रारंभिक हस्तक्षेप के ही अंतर्गत आता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप का लक्ष्य यही होता है कि इनको कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों का विकास को बढ़ावा दिया जा सके और बच्चों का विकासात्मक क्रियाओं की तरफ उनको नियमित रूप से ध्यान दिया जा सके और उनमें सुधार लाया जा सके। ठीक है, तो ये गतिविधि होती है। ठीक है, तो ऐसी क्रियाविधि जो कहलाती है शीघ्र हस्तक्षेपन कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा सही जवाब आपका। तो आप ज़रा मुझे बताइए, मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए, यहाँ पे करवा दिए। हाँ, सब कुछ हो गया ना? जी सर। चलो ठीक है, सारे प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से हम लोगों का क्लास स्टार्ट करते हैं आज से। विजुअल दृष्टिबाधित, तो ध्यान से सुनिए पहली मेरी बात को। देखो, दृष्टिबाधित के बारे में अगर मैं आपसे उसकी परिभाषा वगैरह पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी? ज़रा मुझे कंफर्म करिए, इसकी परिभाषा क्या है दृष्टिबाधित की? बोलिए, दृष्टिबाधित ऐसे सर, ऐसे बालक जिनकी दृष्टि एक्यूटी 20/70 तथा 20/70 से 20/200 के बीच में होती है, उसे दृष्टिबाधित माना जाता है। ठीक है भाई। और सुमन सर आप बताइए। सर मैंने ही कहा सर, मैं अरे सुमन कह रहा हूँ, गुलाम मिर्जा सर आप बताइए। गुलाम मिर्जा ये सर जो आपने सर ने बोला। अच्छा मतलब बताना ना पड़े, बस वही जो सर ने बोला है रिपीट कर दिया आपने, कॉपी कर लिया फिर तो है? ऐसे क्या होता है कि आपकी थोड़ी सी ना जानकारी बढ़ जाती है। चलो कोई बात नहीं अगर आपने मन से नहीं तो अब मैं आप लोगों को याद करवाता हूँ। और सर लो विजन का होता है 3/60 से सर 100/60। सर इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है 20/60 और चलो 20/70, 20/200। आज पहली बात तो मतलब आपकी कंफ्यूजन ही खत्म कर देता हूँ। कोई जनरल बच्चे अगर 70 मीटर की दूरी से देखते हैं तो वो जो
ब्लाइंड जो है उनको 20 मीटर से भी देखने में परेशानी होती है। चलिए मैं तो यही आज अंतर होता ये है। समस्या गुलाम मिर्ज़ा सर के समाप्त करता हूँ। चलो कोई नहीं, चलिए मैं देखो बताना चाहूँगा आप लोगों से यहाँ पर कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए देखो एक परिभाषा यहाँ पर मेंशन की गई है शायद। तो देखिए एक शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, शैक्षिक दृष्टिकोण से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे कहा जा रहा है कि दृष्टिहीनता एक ऐसा दृष्टि विकास है जिसके परिणाम स्वरूप दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आंशिक रूप से संभव ना हो सके। यानी अगर मैं बात करूँ आपसे, तो सारे दृश्य सामग्री के प्रयोग के बाद यदि शिक्षण कार्य आंशिक रूप से संभव ना हो सके तो इस अवस्था में दृष्टिहीनता का भी एक प्रकार से एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बेसिकली दृष्टिबाधित के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताई है परिभाषा। चिकित्सा में इन्होंने कहा किस तरीके से, इन्होंने कहा कि दृष्टिहीनता को परिभाषित करने के लिए एक शब्द जोड़ा था, उसका नाम था दृष्टि तीक्ष्णता। अब आपको बता दूं इसका मतलब ये होता क्या है। उसी इसका मतलब क्या होता है, देखो दृष्टि तीक्ष्णता का जो मतलब होता है, ये होता है कि 20 फीट की दूरी से अक्षर पढ़ना या वस्तुओं में अंतर करने के रूप में उसकी एक माप कर जाना। दृष्टि तीक्ष्णता का जो अनुपात बताया जाता है कि एक व्यक्ति कितना अच्छे से देख सकता है, वह 20 बाई 20, अगर 20 बाई 20 का अगर उसका विजन परफेक्ट है, तीक्ष्णता है, तो वह सामान्य परफेक्ट है, वो तो उस व्यक्ति, वह जो व्यक्ति है वो आसानी से देख सकता है। तो चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से दृष्टि तीक्ष्णता बोला गया है। अभी आपको और भी शब्द मिलेंगे, है ना। तो अभी आपको ये समझिए केवल दृष्टि तीक्ष्णता और मैंने दृष्टि क्षमता नहीं बोल रहा हूँ आपको, और ना ही मैं आपको दृष्टि क्षेत्र बोल रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रहे हैं आप लोग। ये दृष्टि तीक्ष्णता कौन बोला है? डॉक्टर लोगों ने बोला है। डॉक्टर लोगों ने क्या कहा है कि अगर 20 बाई 20 होगा, यानी 20 फीट की दूरी को अगर पढ़ लेता है अक्षर को और वस्तु में अंतर कर लेता है, और ऐसे रेशियो को जब बोला जाता है या अनुपात को जब बोला जाता है, तो व्यक्ति एक प्रकार से अच्छे तरीके से देख सकता है। तो कब देख सकता है? सामान्यतः दृष्टि तीक्ष्णता होने पर। और दृष्टि तीक्ष्णता कितनी है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं विजन एक्यूट बोलते हैं, विजन एक्यूट बोलते हैं इसको, है ना, विजन एक्यूट। अच्छा, ऐसे भी सुना है 6x6 और 20x20 एक ही होता है सर? वो मीटर और इसका फीट का अंतर होता है क्या? नहीं, मीटर फिट का यहाँ पर कुछ अंतर नहीं है। आपको बस अगर कोई रीजन्स, एक ऐसी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर मीटर ऐसा करके नहीं बनाएगा कि मीटर भी उसमें डाल दे आपको और फिट भी आपको डाल दे उसमें क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं जो फिट होगा वह निर्धारित किया है डॉक्टर लोगों ने, बल्कि मीटर को नहीं, फिट को निर्धारित किया है। इससे बताया है कि यह जो है एक प्रकार से सामान्यता, एक प्रकार से देखने की तीक्ष्णता मानी जाती है, दृष्टि तीक्ष्णता मानी जाती है। तो जो चक्षु तीक्ष्णता होता है वह ध्यान रखना आप लोग कि 20 बाई 20 का होगा और वे सामान्यता होगा। ये था एक प्रकार से 20 बाई 20 को मैंने आपको बताया एक अच्छे तरीके से देखने के लिए व्यक्ति को। कभी कभी सामान्य व्यक्ति की वस्तु में जब पूछा जाता है तो आपको 20 बाई 200 भी मिल जाता होगा ऑप्शन में जी। ऑप्शन में तो नहीं, लेकिन किताबों में अक्सर ये देखने को मिल जाता है कि 200 क्या है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो चक्षु तीक्ष्णता होती है तो 2 से लेकर 200, मतलब 20 से ले लीजिए और 200 तक की दूरी के बीच में, ठीक है। इसके रूप में अगर कोई एक्टिविटी लिखी जाती है तो ऐसी क्रियाविधि के बीच में अगर कोई व्यक्ति देख पा रहा है तो वो एक प्रकार का सामान्य है। तो एक प्रकार का सामान्य, तो कहीं कहीं 20 बाई 20 का विजन एक्यूटी मिलता है, तो कहीं कहीं आपको 20 बाई 200 का भी मिलता है। ध्यान रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है। तो 2 बाई 200 वाला भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी मिल जाता है। तो ये 2 बाई 200 वाला चक्षु तीक्ष्णता होता है, यह ध्यान रखना है आपको, है ना, विजन। क्लियर हो गया ये बात? बोलिए क्या ये सर ये 6x6 बता दीजिए ना जी सर। 6x6 किनको कहते हैं वो? 6/60 अभी आएगा, अभी उसका आप ध्यान, अभी नहीं सेलेनो वगैरह जब आएगा सर, वहाँ पे बताऊंगा। हाँ सर मैम ये नहीं कर रहे, मैम कह रहे 6/60 को डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे मेडिकल में, जैसे रेलवे वगैरह और भी कई जॉब में उनको मानदंड दिया रहता है कि आंख जो होनी चाहिए, विजन जो होनी चाहिए 6/6 होनी चाहिए, जैसे कि लोको पायलट के लिए रेलवे में।
देखिए तो हाँ, 6/6 वो मानते हैं। देखो जी 6/6 को किस कैसे डिफाइन करेंगे सर? देखो ये भी एक प्रकार से एक मैप होता है जिस पे आप लोगों ने अगर लाइसेंस बनवाया होगा तो गए होंगे तो वहाँ पर एक चित्र रखा होता है शीशे में इस तरीके से डॉटेड बनाकर, ठीक है, इस तरीके से डॉटेड बना कर रखा कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ये है क्या। तो अगर आपने इस डॉट को बनाया तो यहाँ पर जो 6/60 होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 6/60, लेकिन ये सेलेना में आएगा। सेलेना आपने चार्ट सुना है, सेलेना चार्ट वहाँ पे आएगा 6/60। जी से सैनल जी सैनल सर। चार्ट हाँ तो वहाँ पे आएगा, वो यहाँ सैनल नहीं ने आएगा, डेवलप यहाँ किया। पे। हाँ यहाँ आप लोग इसको ना सोचिए अभी। अभी आप इतना ध्यान रखें कि मैं जितना बता रहा हूँ कि डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चिकित्सकीय पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर ये बात बोली गई है चक्षु तीक्ष्णता, विजुअल विजन एक्यूटी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर उसमें मैच करोगे यार। इसलिए पहले एक ही बात को समझिए बस, विजन एक्यूटी चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरी बात ये है कि इसका अगर परफेक्ट माना जाएगा तो 20/20, या तो परफेक्ट माना जाएगा 20/200 फिट की दूरी को माना जाएगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। 20 फीट की दूरी से यदि वो नहीं देख पाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति उसी दूरी को, उसी वस्तु को 200 फीट की दूरी पे देख लेता है। बताइए जरा एक बार, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूँ कि यदि उपचार के दौरान अगर कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति है तो उस किसी वस्तु को 20 फीट की दूरी को नहीं देख पाता है, दृष्टिबाधित बच्चा नहीं देख पा रहा है, तो किसको हमने बोला है? तो 20 किसका नाम लिया है बताइए जरा? दृष्टिबाधित को लिया नाम 20 जी को। जी फर्स्ट वाला 20 जी हाँ, और जब 200 की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर जनरल एक की बात। सामान्य व्यक्ति है वहाँ तक दूरी दे सकता। तो अब यहाँ पर आप रखते हैं किसको? 20/200 को। तो एक तरफ आपने स्पेशल को रख लिया, दूसरी तरफ आपने सामान्य को रख के कंपेयर इन्हीं के बीच में करते हैं ना, कंपेयर तो इन्हीं के बीच में करेंगे ना। अब चाहे आप 6/60 करें तो कंपेयर एक तो विजन से करेंगे, एक सामान्य से करेंगे ना भाई। कंपेयर किसी व्यक्ति से करेंगे तो 2 ही वस्तु से करेंगे या 2 ही व्यक्ति से करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति जी से करेंगे। एक में क्या कंपेयर होगा भाई बताइए? तो एक आपकी तरफ आवाज नहीं सामान्यता बताई जाती है, आ रही दूसरी तरफ असामान्यता क्या? बताई जाती है। हाँ बोलिए। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, बताइए जरा एक बार। अगर समझ में आ गई तो ओके बोलो, मैं आगे सर। बढ़ूँ। हाँ सर बोलो। हाँ सर एक बात सर आप कह रहे हैं ये जो 20/20 ये 20/20 का तो सर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में तो 20/70 दिया हुआ है। हाँ, और ये 20/20 ये जो है, एक मिनट शाबाश, यहाँ पर आपने मुझे बताया है, याद करवाया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ पीडब्ल्यूडी के बारे में, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। 6/60 है हाँ उसमें। नहीं नहीं हाँ, देखो। उसमें उसका जो परिभाषा सर पीडब्ल्यूडी की जो परिभाषा है वो कहता है कि 6/60 से लेकर 20/200 के बीच में दृष्टि उपकरण या दृष्टि सुधारक लेंस के बावजूद भी वो अच्छे से नहीं देख पाते, तब उन्हें उसको ब्लाइंड की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन उनकी जो विजुअल एक्यूटी चेंज हो जाती है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, उसमें होता है 20/70 से 200 20/200 के बीच जो होती है उनकी दृष्टि एक्यूटी। अच्छा, देखिए ये दोनों का परिभाषा अलग अलग है सर। देखिए मैं बताऊं, सबके अलग अलग परिभाषा आएंगे। चाहे आप नेशनल ट्रस्ट की बात कर ले, चाहे आप पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में बात कर ले, ठीक है, किसी भी, चाहे आप एनटीएच के बारे में बात करें। अगर हालांकि एनटीएच तो नहीं बताता है, सॉरी एनटीएच कि उसके बारे में नहीं, तो वो भी बताता अपनी अलग से डेफिनेशन है ना। तो सबकी एक अलग अलग से परिभाषा है। अगर कहीं 60/6 लिखा हुआ है तो भी आप नॉर्मल और सामान्य को समझे, या 70 भी लिखा हो तो भी आप एब नॉर्मल और नॉर्मल बच्चों को समझे। मैं आपसे इतना यहाँ पर याद करवाना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा, वरना आप इसी में रह जाएंगे कि हम लगाएं कौन सा। बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि दृष्टि तीक्ष्णता का जो अनुपात बताया गया है, ये भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति कितना अच्छे से देख सकता है, और एक सामान्य विज़न के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के विज़न के लिए परफेक्ट दृष्टि की जो व्यक्ति है वो 20/20 के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है, 6/60 के रूप में भी प्रदर्शित है, 6/70 के रूप में भी प्रदर्शित है, और 20/200 के रूप में भी वो प्रदर्शित है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि सामान्यता और असामान्यता के बारे में इसमें कुछ है ही नहीं कि और चीज़ों में आप केवल आप यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न कौन सा माने दृष्टि तीक्ष्णता, आप ये सोच रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जहाँ आपको 6/60 मिले तो उसे मान लीजिए। तो क्या वहाँ पे 20/200 देगा? कभी नहीं देगा। और जब 2/200 देगा, 200 देगा, तो क्या आपको 6/60 देगा? कभी नहीं। अगर मिलेगा प्रश्न में तो बताना मुझे, मिलेगा ही नहीं। तो आपको इन्हीं को मानना है, ठीक है।
और मिलेगा तो कहेगा कि इस तरीके की बताइए निम्नलिखित में से कौन सा चक्षु तीक्ष्णता नहीं है, ये प्रश्न बनाएगा बस आपको। ठीक है, बताइए, क्लियर हुआ? बोलिए। गुलाम चलो, गुलाम सर नहीं है। ठीक है, जो ये चक्षु तीक्ष्णता है, ये कहता है लोगों के द्वारा 20 फीट की दूरी के अक्षर को पढ़ने से या वस्तुओं में अंतर करने के रूप में नापा जाता है, उसे ही हम एक दृष्टि तीक्ष्णता का अनुपात बताते हैं। और एक व्यक्ति कितना अच्छे से देख सकता है, तो 20/20 का भी है, 20/200 का भी, 20/6/60 का भी है। ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर एक आपको नाम मिलेगा देखने के क्षेत्र। यह देखने के क्षेत्र को ही कहा जाता है विजन फील्ड। आपको बोलूं, इसी को बोला जाता है दृष्टि क्षेत्र। क्या बोला जाता है इसको? दृष्टि क्षेत्र। क्षेत्र। अब देखने के क्षेत्र को ही अगर हम दृष्टि क्षेत्र भी कहें, तो सामान्य व्यक्ति का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो 180 होता है, 180 डिग्री होता है, पता है? जी सर। 180 डिग्री। एक खड़ा हुआ व्यक्ति है अगर है, तो वो अपने दाएं बाएं दोनों साइड देख सकता है ना, दाएं और बाएं भी देख सकता है, यानी राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, यहाँ तक देख सकता है सामान्य व्यक्ति। लेकिन अगर जो असामान्य व्यक्ति होता है, उसे अगर लेफ्ट भी देखना होगा या राइट की बात मैं करूँ, उसे उधर देखना होगा, उसे समस्या पूरे मुंडी को हटा। हाँ, जी, उस समस्या होगी, पूरे मुंडी को घुमा लेंगे। पूरी मुंडी नहीं, उसकी पूरी बॉडी ही घूमेगी, है ना? जी, उसकी बॉडी ही घूम सकती है। ठीक है, तो ऐसे में ऐसी संरचना को बोला गया है दृष्टि क्षेत्र। यही समझ जाइए, आपका एक प्रश्न बन तैयार है यहाँ पर, दृष्टि तीक्ष्णता और दृष्टि क्षेत्र, यही आप समझ जाइए बस। तो आपका एक प्रश्न तैयार है। एक बात करता हूँ, और एक और आप लोगों से क्वेश्चन में अक्सर बेसिकली पूछा जाता है दृष्टि क्षमता को लेकर, कि दृष्टि क्षमता जिसको आप बोलते हैं विजुअल एफिशिएंसी, है ना? तो यही दृष्टि तीक्ष्णता और दृष्टि क्षेत्र और दृष्टि क्षमता, इन्हीं 3 परतों के माध्यम से दृष्टि बाधिता को एक प्रकार से रिप्रेजेंट किया था, या एक प्रकार से कह सकते हो परिभाषित किया गया था। ठीक है, तो एक और शब्द मिल जाता है आपको, अगर मैं आपसे बात करूं, और वो शब्द है, देखो यहाँ पर आपको मिला है, देखो 30 दृष्टि तीक्ष्णता में 200 का फिट है, 20 फिट है, तो ये भी सही माना जाएगा, अभी मैंने बताया भी है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ दृष्टि क्षमता की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति कितने अच्छे से अपनी दृष्टि का प्रयोग करता है, जो भी उसके पास की वस्तुएं हैं, उस वस्तुओं को कितने स्पष्टीकरण से, कितना सही तरीके से उसको चक्षु कर ले रहा है, उसको देख पा रहा है। तो कभी कभी इसी का एक नाम बना दिया जाता है कि कार्यात्मक दृष्टि। तो कार्यात्मक दृष्टि यानी कार्य करने की बात कर रहा है, कि कितने अच्छे से अपनी दृष्टि का प्रयोग कर रहा है, अपनी दृष्टि का कितने अच्छे से प्रयोग कर रहा है। तो वही एक प्रकार से विजुअल जो एफिशिएंसी है, वह फंक्शनल विज़न का रूप भी बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसे भी। तो जब कभी भी आपको बोलना पड़े परिभाषा इसकी, तो 3 शब्द से आप परिभाषा बोल सकते हो, दृष्टि तीक्ष्णता और दृष्टि क्षेत्र और दृष्टि क्षमता। इन 3 परतों के माध्यम से ही दृष्टि बाधिता को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, और दृष्टि तीक्ष्णता वो होती है जहाँ पर 20 से लेके 200, 20 से 200 या 20 to 20 आप कह सकते हो, या आप यहाँ पर विज़न फील्ड को, जहाँ आप दृष्टि का क्षेत्र 180 डिग्री बता सकते हो, और एक वस्तु को एक व्यक्ति कितने अच्छे से उस वस्तु को देखने में अपनी दृष्टि का प्रयोग किया है, वो कहलाता है आपका विज़न एफिशिएंसी, दृष्टि क्षमता। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाया है। समझ में आ गया आपको? बताइए। जी सर। अगर समझ में आया तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब देखो, मैं एक चीज़ बता दूं आपको यहाँ पर, इस दृष्टि को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर इसके नेत्रों के बारे में जानना पड़ेगा।
दृष्टि के नेत्र के बारे में। इसके अगर कार्य समझ जाएंगे तो कार्य से प्रश्न बनाए जाते हैं दृष्टि नेत्र के कार्य से। तो जानते हैं आप लोग दृष्टि के कितने कार्य होते हैं, बताइए। दृष्टि के अगर मैं आपसे बात करूं या उसके भागों के बात करूं तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाग, अगर मैं बात करूं नेत्र के तो 3 होते हैं। एक को बोला गया है बाह्य भाग, समझ रहे हैं आप मेरी बात, और एक को बोला गया है मध्य भाग, और एक को कहा गया है बाह्य भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग हो जाएगा, या पश्च भाग कह लो, है ना, पश्च भाग कह लो, अच्छा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, क्लियर हुआ। या बाह्य भाग को ही आप इसको अग्रभाग भी कह सकते हो, अग्रभाग भी यहाँ पर इसको बोल सकते हो, अग्रभाग। चलो देखो मैं आपको बता दूं, आप सिंपल लैंग्वेज में आइज़ को ऐसी होती, भाई आँख तो ऐसी होती है ना, बताइए आँख ऐसी होती है ना, जी एक बार। और इस आँख में आप जी सर। देखिए, पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वाइट है और यहाँ पर भी वाइट है, देख रहे हैं ना, ये जो मैं यहाँ पर देखिए स्क्रीन को देख रहे हो ना आप लोग, बताइए। जी सर। हाँ, जी सर, अब जी ये सर। जो मैं देख रहा हूँ ये वाइट है ना, इस वाइट वाले भाग को जानते हैं क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है श्वेत पटल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? श्वेत पटल बोला जाता है। आप ध्यान रखिएगा, इसी को श्वेत पटल बोला जाता है, इसी को अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को इन सब के बारे में। और यहाँ पर देखिए इसके जो आप साइड बाई साइड भी देखते हैं, यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है इस भाग को, ये इस वाले भाग को, इस भाग को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, और इसी भाग को बोला जाता है, जानते हैं क्या? कार्निया बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कार्निया बोला जाता है। सॉरी कार्निया, अगर मैं आपसे चुनी, ठीक है कार्निया बोला जाता है, ठीक है कार्निया बोला जाता है, ये कार्निया होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान सुनिए, ये कार्निया पर एक पर्दा लगा हुआ है, जिसी को पर्दे बोलते हैं, कार्निया के पर्दा इसी कार्निया बोलते हैं। और इसके अंदर जो इस तरीके का एक और गोला बना होता है, कहीं कहीं आपको ब्लैक मिलता है तो कहीं कहीं आपको ब्लू मिलता है, कहीं कहीं आपको पूरा भी नेत्र तारा। मिलता है। इसको आइरिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। नेत्र तारा, आइरिस। हाँ, और इस बीच में एक गोला सा ब्लैक सा होता है, आप जानते हैं भली भांति तरीके से। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है, बोलिए, इसे क्या बोलते हैं जो ब्लैक सा होता है? नेत्र तारा। नेत्र तारा, आइरिस, पुपिल। पुपिल का नाम सुना होगा, पुपिल, जिसको पुतली बोलते हैं, नेत्र पुपिल, तारा, पुतली। पुतली। तो ये चीज़ें हैं, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। देखो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है दृष्टिपटल, तो ये जरा मुझे बताइए दृष्टिपटल कौन सा है? मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अब मुझे बताइए ये दृष्टिपटल कौन सा है? ये दृष्टिपटल बताइए, ये है ना, यही है ना दृष्टिपटल, यही है ना, यही है ना, बोलिए। ये जी जी, श्वेत पटल कोई। हाँ, यही दृष्टिपटल है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, ये होता क्या है। देखिए ये कह रहा है कि मनुष्य का नेत्र एक खोखली आँख के समान होता है, और यह बाहर से एक दृष्टि अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। श्वेत परत यानी ये श्वेत परत होता है। अच्छा, अगर आप मान लीजिए इसी आँख को बाय द वे मान चलिए, सोचिए एक बार कि ये जो वाइट है ना, तो इसके पीछे भी वाइट होगा। अगर कोई मान लीजिए आँख निकाल ले इस तरीके से, अगर आँख निकाल ले तो उसके पीछे भी वाइट होगा, ये भी सोचिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस ये सामने वाइट है पीछे वाइट नहीं होगा, इसके पीछे भी वाइट है ना, इसके पीछे भी वाइट है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अपारदर्शी इसी को बोला जाता है कि अपारदर्शी श्वेत परत से ढका है, और इस परत को दृष्टिपटल कहते हैं। और यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है, भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। यहाँ आपको अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ इतनी बात आप याद रखिए कि ये जो है श्वेत पटल, श्वेत पटल, जिसको आप इसे बोलते भी है स्केलेरा भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलेरा भी बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्केलेरा भी इसे कहा जाता है। तो ध्यान हुआ कि स्केलेरा किसे कहते हैं? सफेद रंग का होता है, सफेद भाग होता है इसका। हाँ, सफेद भाग होता है। हाँ, सफेद भाग होता है। और इसी का व्यास कितना होता है पता है आपको? व्यास, कभी कभी अगर मान लीजिए इसी आँख को निकाल लीजिए, ठीक है, और निकाल का इसी वाइट वाले का व्यास निकालेंगे तो कैसे होगा? ये बीच में जो आपका नेत्र तारा है, यहीं से व्यास बनेगा ना भाई। आप लोग ऐसे ही पढ़ते हो ना, ये जो त्रिज्या होती है,
सेंटर से जी ये सर। त्रिज्या होती है जिसको रेडियस त्रिज्या बोलते का हैं। 2 गुना होता है। हाँ, और अगर इसी को जी, इतना कर दो तो ये व्यास हो जाता है। तो इसी का व्यास पूछा है यस डायमीटर। वाइट कलर का। तो इसका व्यास याद रखना 2.3 होता है। फैक्ट के रूप में ये याद रखना व्यास होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखना, इस ये जो नेत्र बने 3 होते हैं, ये 3 जो नेत्र बना होता है, इस नेत्र में कुल टोटल कितनी मांसपेशियाँ लगी हैं पता है? कितनी मांसपेशियाँ हैं नेत्र में? 6 मांसपेशियाँ हैं। कितनी मांसपेशियाँ हैं? 6 6 मांसपेशियाँ हैं। अभी मैं इसको 6 हाल ही में आप लोगों से बताऊंगा इसकी 6 6 के 6 नाम। ठीक है, कौन कौन से 6 मांसपेशियाँ हैं 6 और उनके कौन कौन से काम हैं। ठीक है, मैं इसके बारे में भी आपको हाल ही में चर्चा करूँगा इसके बारे में। तो इतनी बात श्वेत दृष्टि पटल की बात अगर मैं करूँ तो क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? दृष्टि पटल समझ में आ गया है आप लोगों को? बताइए एक बार। जी सर। दृष्टि पटल आपको समझ में आ गया है? चलो, फिर मैं आगे बात कर लेता हूँ एक नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए नेत्र के, एक मिनट, यहाँ पे है ऑलरेडी यार, मैं वहाँ पर ही खामखा ऐसे। अब देखो मैंने वहाँ पर अगर मैं आइज़ ऐसे बनाया था, ऐसे ही बनाया था ना वहाँ पर। अब ये वाला जो भाग है, इसे ये वाला जो भाग है, ये भाग कहाँ पे आ गया? यहाँ देखो आ गया ये भाग, यहाँ पर आ गया। इसे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब ये आँख उठ के इस तरीके से बन गई है, मतलब अब इधर से देखा जा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? इसी में मैंने आपको बताया था एक छोटा जी सा जी पिंपल्स था ना, पिपिल जिसको हम क्या बोलते हैं? पीपल हाँ, पीपल पिपिल जिसको हम पुतली कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पुतली यहाँ पर है। अब पुतली हाँ, अब आइडिया लगा लीजिए आप कि ये क्या बन गया है आपका। ये आइज़ को मैंने इस तरीके से कर लिया, यानी इसके पीछे वाला जो भाग भी मैंने उठा के ले लिया है, पूरी आँख को यहाँ पर ले लिया है। अब ऐसे सोचना है आपको। तो दृष्टि पटल जिसको मैंने अभी आपको बता दिया कि खोखोले भाग का होता है, और यही बात मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर इसके साइड की, यहाँ पर इसके साइड की बात कर रहा हूँ। और ज़रा आप लोग मुझे बताइए इसमें कहाँ पर है इस कोरिलेट? तो ये देखो साइड में है ना, यहाँ पर ये साइड में है ना। तो ये जो साइड का है, तो ये साइड वाला ये भाग बन रहा है आपका, ये वाला भाग यहाँ पर देखिए, इस टाइप का ये भाग बन रहा है। यही वाला जो भाग है आपका, ये क्या कहला रहा है आपका? वाइट कलर का है ये सारे के सारे वाइट कलर के हैं ना। तो इसे ध्यान रखना है वाइट आपको। कैन ये दृष्टि पटल है, कैन ये दृष्टि पटल है, इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि पटल बोलेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ, और दृढ़ यहाँ पर क्या होता है, दृढ़ पटल और दृष्टि श्वेत पटल है ना, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। यही चीज़ें हैं। एक गोले भाग के अनुसार होता है, ये एक अपारदर्शी होता है। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफ़ेद होता है ना, आपकी आंखों में सफ़ेद जी नहीं है ना, तो वही चीज़ें हैं हाँ यहाँ जी पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं आगे बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए दूसरी पॉइंट, नेत्र की संरचना में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा आपका। अच्छा, वही है भीतरी भाग में, यह नेत्र के भीतरी भागों को असुरक्षित और प्रकाश अपरिवर्तित में सहायता करता है। तो ये प्रकाश में भी इसकी क्या करता है? मदद करता है। तो देखिए अभी मैं प्रकाश से 2-3 बातें बताऊँगा, वो ध्यान रखना एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे बनते हैं प्रकाश को लेकर, है ना। तो ये प्रकाश में क्या करना, एक प्रकार से सुरक्षा देना या मदद करना या सहायता करना, ऐसी क्रियाविधि भी ये वाइट वाला करता है आपका, जिसको आप क्या बोलते हो? दृढ़ पटल भी बोलते हो। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें। दृढ़ पटल से 2-3 बातें ही हैं, वो इसी को ध्यान रखना है बस, ज़्यादा नहीं। ठीक है, कि एक वे श्वेत कलर का है, मतलब सफ़ेद रंग का है, ये ध्यान रखना है। एक खगोली गोले के अनुसार है, ये ध्यान रखना है। बस 2 ही बात ध्यान रखनी है आपको, इससे आगे कुछ नहीं। या आँखी के भीतरी की ओर भी सुरक्षा, मतलब जो भीतर होता है उसको भी सुरक्षा प्रोवाइड करता है ये, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें तो दृढ़ पटल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कार्निया के बारे में। कार्निया का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मैंने आपसे बताया था ना भाई। जैसे अब मान लीजिए मैंने कहा कि इस तरीके से आँख है, इस तरीके से आप सिंपल बनाते हो जो देख रहे हो आप सामने। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस दृष्टि पटल को, इसी पटल को अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे कार्निया लगा होता है, कार्निया भी होता है। और यह दृढ़ पटल के सामने और उभरा होता है, दृढ़ पटल के सामने और उभरा होता है। तो देखिए ये देखो दृढ़ पटल तो ये है, दृढ़ पटल यहाँ पर ये है ना, तो इसके सामने जो ये उभरा हुआ है, ये आपका रेड कलर का, ये जो रेड कलर का है ये कार्निया है। ये क्या है? कार्निया है। बात समझ रहे हैं? मैंने आपसे कहा भाई आँख तो ऐसे ही बनाया था, ध्यान से सुनो। ये पुतली है और ये क्या है फिर? ये आप बताइए क्या है? ये क्या है आपका?
भाई बोलिए ना, ये आयरिस है, ये आयरिस है ना, ये आयरिस है, बोलिए, बोल नहीं रहे हो आप लोग। ये देखो, जी ये सर। पुतली है, ये आयरिस है, जी ये आयरिस है जिसको, और इसी आयरिस, अब ध्यान सुनिए मेरी बात, इसी आयरिस की जो ये परत के ऊपर वाली परत बना रहा हूँ मैं, इस ऊपर वाली परत को ये कार्निया बोलते हैं। और यहाँ पर देखो कार्निया यहाँ पे निकला हुआ है, ये कार्निया है। और यहाँ पे कह रहा है कि ये दृढ़ पटल के सामने है, ये दृढ़ पटल के सामने है, ठीक है। और कह रहा है कि कार्निया पारदर्शी भाग है, ये कार्निया कहलाता है, और नेत्र के प्रकाश को इसी से होकर प्रवेश करता है, कार्निया से ही होकर ये प्रवेश करता है। तो कार्निया के बारे में 2-3 बात ध्यान रखिए, इसी को सर। श्वेत मंडल भी कहा जाता है। और सर। हाँ हम एंगल जो बनाते हैं, क्या, एंगल जो बनाते हैं कितने डिग्री का बनाते हैं? 180। कौन सा एंगल? एंगल जो सामान्य बनाते हैं दोनों आंखों व्यक्ति से, सामान्य व्यक्ति 180 डिग्री कौन जो एंगल तक बनता देख हमारा सकते हैं। कितने का बनता? हाँ 180 का बना, अभी तो मैंने बताया तो था दृष्टि में, अभी तो बता चुका हूँ इसके बारे में कि 180 डिग्री पर ही तो व्यक्ति देखता है सामान्यतः, इधर से देख सकता है, इधर सकता है, लेफ्ट राइट है, ये भूल जाते हो यार बड़ा जल्दी जल्दी यार, अभी तो बताया हूँ सर मैं राइट। लेफ्ट हो गया था, नेट चले गया था मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये ध्यान रखो आप। अच्छा आगे अगर मैं बात करूँ तो सर मैं यहाँ लेफ्ट हो गया था, नेट खत्म हो गया था चलो मेरा। देखो, यहाँ पर बात करूँ नेत्र प्रकाश में, इसमें अब इसमें ध्यान रखो 2-3 बातें, कार्निया में क्या क्या हो सकता है। एक तो ये पारदर्शी गोलीय होता है, पहली चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं गोला आकार के बनाया जा रहा है ना, पारदर्शी है ये। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है इसमें कि नेत्रदान के समय वह आँख का कौन सा हिस्सा जो है नेत्रदान में किया जाता है। तो याद रखना, नेत्रदान के समय कार्निया को ही दान में किया जाता है, तो कार्निया ही दान में होती है, उसको इसी के दान में होता है आँख का, बाकी भागों का दान नहीं होता है जो नेत्रदान करते हैं, कार्निया का होता है नेत्रदान, ये ध्यान रखना है। जी सर जी। प्रकाश को आँख में भेजना, प्रकाश को आँख में कॉर्निया का कौन होता है भेजता है? प्रकाश को आँख में कौन भेजेगा? आँख में कौन भेजता है प्रकाश को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो कार्निया भेजता है। कॉर्निया भेजती है। हाँ बस ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से कॉर्निया। 3 बातें आपको ध्यान रखनी, कार्निया। अब ये कॉर्निया आप ध्यान से कॉर्निया। सुन लिया, हाँ ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा एक चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर देखिए कंजक्टिवा लिखा हुआ है। कंजक्टिवा जानते हैं आप लोग, कंजक्टिवा क्या होता है? देखो कंजक्टिवा के बारे में अगर मैं आपसे जिक्र करूँ एक बार ज़रा, अच्छा मुझे आप कंफर्म करके बताइए कंजक्टिवा होता क्या है, ज़रा कंफर्म करिए, बताइए कंजक्टिवा क्या होता है। जैसे आप देखिए ये आइज़ होती है ना, ये आँख है, ये आइज़ है, इस आँख में आपने देखा होगा कभी कभी यहाँ पे रेड हो जाता है, लाल हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी लाल हो जाता है, होता है कि नहीं लाल होता है? बताइए ज़रा, अगर आप ज़्यादा तेज जी सर, जाएंगे जी। या कोई बाइक वगैरह चला के आइए, फिर देखिए आपकी आँखें क्या जवाब करती है, लाल हो जाएगी ना, रेड हो जाएगी, रेड। जी जी जी। तो वो जो कंजक्टिवा होता है ना, वह एक प्रकार का इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों को, कंजक्टिवा, ठीक है, कंजक्टिवा इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड एक्टिविटी को, या जो आँख में आइज़ में लाल लाल सी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, है ना, उसी को बताया है यहाँ पे, ठीक है। ब्लड वायलेंस होती है सर यहाँ पे? ब्लड वायलेंस मतलब क्या, मैं समझा नहीं, फिर से बताइए। ब्लड वायलेंस, चलो अच्छा ठीक है, ये कंजक्टिवा हो गया आपका, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए आपका कॉर्निया आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द्रव्य भरा, ये देखो ब्लू कलर का मैंने डॉट डॉट बनाया ना, डॉट डॉट, जैसे आप देखो, जैसे आइज़ तो भाई ऐसी ही होती है, ठीक है, आइज़ तो ऐसी होती है ना, आइज़ ऐसी होती है भाई, होता है नहीं, ऐसा होता है, ऐसे ही देखते हो ना आप लोग। जी जी। और इसी जी बात को सर। मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये चीज़ यहाँ पे कर दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आप सबसे कि इसके बीच में, यहाँ पर इसके बीच में जो ये क्या बोलते हैं इसको, पुपिल बोलते हैं, इस पुपिल से पहले और कॉर्निया के बीच में एक द्रव्य होता है। उस द्रव्य का नाम कोई जानता है? मुझे ज़रा बताइए, अगर किसी को पता है उस द्रव्य का क्या नाम है, वो द्रव्य क्या है? थोड़ा सा होल्ड रखिएगा। सर जलीय ह्यूमर होता है, जलीय ह्यूमर।
हाँ हेलो। एक्वस ह्यूमर बोलते हैं जिसे। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ें बता दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं अब आगे। देखिए रक्तक पटल, रक्तक पटल क्या बोलते हैं हम? कोराइड। अच्छा अब देखो, अच्छा इसके बारे में आप समझ गए जरा पुपिल के बारे में, कि यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट बता दूँ, पुपिल के बारे में कुछ पॉइंट बता दूँ कि समझ गए हैं? अभी आगे आएगा। बता अच्छा चलो बता सुनो। दीजिए सर। देखिए पुपिल में एक चीज़ देखिए ध्यान से, उसको हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। और ये आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। आइरिस के बीच में, ये जो आपको मैं बनाया था ये वाला, ये देखिए ये बनाया था ना, और ये आइरिस है। ये आइरिस के बीच में एक छिद्र है, इसी को छिद्र, इसी को बोलते हैं। ये आइरिस के बीच में होता है। पहले का कहाँ पाया जाता है? तो आइरिस के बीच में होगा। ध्यान रखिए, आइरिस फैलेगा तो पुतली भी फैल जाएगी। अगर ये आइरिस फैलेगी, अच्छा जैसे अगर मान लीजिए, अगर मैं आपसे बात करूं प्रकाश में, प्रकाश में जो होगा आइरिस क्या करेगा? सिकुड़ेगा। आइरिस क्या करेगी? सिकुड़ेगी, तो पुतली भी सिकुड़ जाएगी। ठीक है। और प्रकाश में अगर वहाँ पे कम प्रकाश रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा? फैलेगा, तो आइरिस भी फैल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और ये ध्यान रखना कि ये प्रकाश के लेंस को भेजता है। ये पुतली क्या भेजती है? पुतली प्रकाश को, अगर मैं कहूँ, ये प्रकाश को लेंस में भेजती है। तो प्रकाश में, जो प्रकाश को लेंस में भेजती है, वो कौन सी एक्टिविटी, मतलब नेत्र में कौन सा भाग है वो, उसका कौन सा भाग है वो? तो वो है आपकी कॉर्निया। पुतली। पुतली पुतली देखिए पुतली है, कॉर्निया नहीं है। कॉर्निया नहीं है। प्रकाश को आँख में भेजती है, प्रकाश को आँख में भेजती है कॉर्निया। प्रकाश को आँख में भेजती है कॉर्निया। और प्रकाश को लेंस में कौन भेजता है? पुतली, पुतली। पुपिल। नहीं समझ रहे हो यार, लग रहा नहीं समझ जी में। सर, जी सर। पुपिल, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। पुपिल क्या करेगा, बात को आ ध्यान गया सर। समझिए। पुपिल करेगा, प्रकाश को लेंस में भेजेगा। अब म्यूट हो जाएंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपके यहाँ बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है मेरे यहाँ। पुपिल क्या करेगा? ये प्रकाश को लेंस में भेजेगा। और कॉर्निया क्या होती है? प्रकाश को आँख में भेजती है। और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो वो आइरिस करती है। कौन करता है? आइरिस करती है। तो 3 बातें हैं प्रकाश से, यहाँ से एक प्रश्न बनाने की आइरिस पूरी सर। की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, पूरी की पूरी। ठीक है, तो ध्यान से एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। आइरिस के बारे में बता रहा हूँ। आइरिस क्या कर रही है? सबसे पहले कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है। और आपसे अगर मैं बात करूँ दूसरी पॉइंट पर, तो जो पुतली होती है वो क्या करती है? प्रकाश को लेंस तक भेजती है, प्रकाश को लेंस तक भेजती है। और जो तीसरी बात है कॉर्निया की, तो कॉर्निया प्रकाश को आँख में भेजती है। तो ये 3 बातें एग्ज़ाम में प्रश्न बनाया गया है ये, और यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 3 बातें याद रखना आप लोग। सर मैं एक पीपल हो गया, एक कोर। सर आइरिस एक पीपल हो गया, एक कॉर्निया हो गया। और एक आइरिस। आइरिस। परितारिता। आइरिस कहाँ भेजता है? आइरिस भेजता नहीं है, वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसकी क्वांटिटी को नियंत्रित करता है, प्रकाश की वो नियंत्रित करता है। ठीक है। अब देखो रक्तक, कोराइड का नाम सुना? कोराइड, देखो यह दृढ़ पटल के बाद जी। काले रंग की झिल्ली होती है, जिसको रक्तक पटल कहा जाता है। कोराइड, अब यहाँ पे देखिए, जी यहाँ सर। पर ये देखो काले रंग की है ना, ये बनाया हो सर्कल में, गोला सा बनाया हो ना, ये देखिए सर्कल में गोला सा बना है ना, ये कोराइड है, ये कोराइड है। और ये कोराइड एक काले रंग की झिल्ली है। ये पहली बात, कोराइड एक काले रंग की झिल्ली है। बात सुन आ रही है? ब्लड वायरस पाए जाते हैं सर इसमें। ब्लड वायरस। वायरस, यानी अगर मैं इसे कहूँ तो रेटिना को, पूरी आँख को ग्लूकोमा और रक्त और पोषक की जो पूर्ति करता है, रक्त की और पोषक की जो पूर्ति करता है, वो कौन करता है? तो वो करता ग्लूकोमा है सर। कोराइड। कोराइड, कोरोइड, ग्लूकोमा। कोराइड। ग्लूकोमा भी होता है सर इसके अंदर। ग्लूकोमा होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कोराइड एक प्रकार से अगर बोला जाए तो ये क्या कर रहा है? आपकी नेत्रों में
पूरी जो पोषक तत्व हैं, रक्त का संचार जो हो रहा है वो कर कौन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ग्लूकोमा पाया जाएगा, है ना, सिंपल सी बात। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? बोलिए। जी सर, आगे जी बढ़ते सर। हैं। देखो क्लोराइड के बाद अगर मैं अगला स्टेप लेता हूँ तो नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ मैं आप लोगों से। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यह अपरिवर्तित होने का प्रकाश है, अवशोषित करता है और आंतरिक परिवार जो है परावर्तन को रोकता है ये, ठीक है, क्लोराइड ही। और रक्तक पटल के वर्णक कोशिकाएं, जिसको हम कहते हैं पिगमेंट सेल भी बोलते हैं, पिगमेंट सेल भी, इसको वर्णक कहते हैं हिंदी को। तो रक्तक पटल जो है वर्णक कोशिका को बनाता है। प्रश्न बनता है कि पिगमेंट सेल को कौन बनाता है, पिगमेंट सेल को कौन बनाता है, तो क्लोराइड बनाता है। पिगमेंट सेल को कौन बनाता है भाई? क्लोराइड बनाता है, ये प्रश्न बनता है। तो पिगमेंट के आधार पर ही आँखों का रंग अलग अलग होता है। क्लोराइड की, जैसे आप लोग ने सुना होगा कि भाई किसी की नीली आँख है, किसी की जी सर, जी जी। किसी की मान भूरी आँख है, किसी की काली आँख है ना, ये निर्धारित कर रहा है ना एक प्रकार से क्लोराइड, ठीक है। और कंजक्टिवा, आँख का लाल होना, आपको समझ में आ गया कंजक्टिवा के बारे में भी, है ना, और यहाँ पे क्लोराइड भी समझ में आपको आ गया होगा। चलो, क्लियर हो रहा है ना। देखो एक चीज़ बता दूं मैं आपको, आपने देखा भी होगा कि जानवरों की जो आँख होती हैं नाइट में वो चमकती हैं, नाइट में चमकती हैं कि नहीं चमकती हैं? जी सर। चमकती है ना। तो अगर ऐसे में अगर जी। मैं आपसे बात करूं तो ध्यान रखना, जानवरों के आँख में अगर वो क्या कारण है कि जिसकी वजह से वो चमकती हैं, तो एक टीपीडम, टीपीडम आप लिख लीजिएगा कॉपी पर, है ना, जानवरों को लेकर भी प्रश्न बनाए। अरे यार चल भी तो नहीं रहा। टिपिडम, ठीक है ना, टिपिडम लूसिडम, यह एक जिंक है, पाया जाता है जो, और यही जिंक के कारण से जानवरों का जो आँख होता है वो कैसी दिखाई देती है हमें? चमकती है, हमें वो चमकती है, मतलब अंधेरे में भी क्या करती वो, रातों में चमकती है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान जी रखना सर। होगा। हाँ, चलिए। टीपीडम और मुसीडम सर आपने कहा, टिपिडम लूसिडम, टिपिडम लूसिडम, ये क्या लूसिडम है, एक द्रव है? नहीं, जिंक है एक प्रकार की, से जिंक, जिंक पाया जाता है, जडन जडन लूसिडम ओके। जानवर है। अच्छा, आयरिस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आयरिस वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आईएमपी है ये आयरिस, और मैंने अभी बताया है आप लोगों को। देखिए आयरिस कहाँ है, ये देखो आयरिस है, मेरी पेन देख रहे हैं जहाँ पे चल रहा ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है स्क्रीन जी पर। जी हाँ, जी ये जो सर। बना हुआ है ये आयरिस है, ये आयरिस है। और आयरिस कॉर्निया कॉर्निया के के ऊपर पीछे होता होता है है, सर। कॉर्निया के पीछे होता है। मैंने आईज ऐसे बनाया था आप लोगों को, बार बार वही बनाना पड़ता है, आप समझ जाइए, ठीक है। ये कॉर्निया इसी के साथ, ये पीछे होता है, ठीक है, इसके पीछे होता है, कॉर्निया के पीछे होता है ये, और कहता है इसे आयरिस, और इसी को बोला जाता है परितारिका भी बोलता है। म्यूट हो जाइए, आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड। आयरिस के माध्यम से एक छिद्र होता है, छिद्र है, और जिसे पुतली कहते हैं हम। आयरिस के मध्य में बीच में एक छिद्र है जिसे हम क्या कहते हैं, बोलते हैं पिपिल बोलते हैं, और पिपिल को क्या बोलते हैं, पुतली भी बोलते हैं, नेत्र का तारा भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो आयरिस है ना, आयरिस भी आपको रिप्रेजेंट कर देगी, बताती है कि नीली आँख को, काली आँख को ब्राउन। देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी मैंने लास्ट वाले में क्या बोला था आप लोगों से, अच्छा, नीला और काला और ब्राउन जो आँख है वो कौन निर्धारित कर रहा है, मतलब कैसे पता चलता है, किसकी वजह से? आयरिस की वजह से ना, आयरिस ही ना, ये आयरिस ही दिखती है तब है ना भाई। अगर आयरिस में ही तो नीला काला दिखता है, हमें यहीं पर दिखता है, नीला है ये काला है, ये ब्राउन है, यहीं दिखता है ना, बोलिए एक बार, यहीं दिखता है ना, नीला काला ब्राउन, बोलिए कहाँ दिखता है? आयरिस में ही दिखता है ना। आयरिस में ही, हाँ जी सर। आयरिस। अब ये वाइट वाले में तो नहीं दिखता है ना भाई कि ये नीला है, ब्राउन है। वाइट वाला तो ब्राउन, कभी वाइट कभी देखा आपने ब्राउन वाइट इस तरीके, किसी का ब्राउन ही हो, किसी का काला ही हो एकदम हो, ऐसा तो नहीं देखा होगा आप लोगों से, जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन आपने देखा होगा ये आयरिस वाले को। तो अब यहाँ से ये बात निकल के आती है कि ये भी एक प्रकार के आयरिस में ही इससे पता चलता है, आयरिस से ही पता चलता है कि आँखों का, उसकी आँख नीली है, उसकी आँख काली है, कि उसकी आँख ब्राउन है, ये पता चलती है आयरिस से। और यही आयरिस क्या करती है,
प्रकाश को, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती, मतलब जो प्रकाश नियंत्रित आया, करती है। हाँ, जो भी प्रकाश आया इसके सामने ये तुरंत इसको नियंत्रित कर लेगी, इसको नियंत्रित कर लेगी। और अत्यधिक प्रकाश अगर हो गया तो ये सिकुड़ जाएगी। अगर ये सिकुड़ेगी, बंद हो जाएगा। अगर ये सिकुड़ेगी तो आप ध्यान रखना ये चीज़ें यहाँ पर भी, तो आपका पुतली भी सिकुड़ जाएगी। और अगर ये आप जैसे आप अगर कम प्रकाश मिलेगा तो ये फैलेगी। जैसे आप अंधेरे में चले जाओ, अंधेरे में जाते होंगे तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, मतलब नहीं कहते भाई आँख फाड़ के देख रहा है ना, ऐसे भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत ध्यान से देखना, मतलब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कम प्रकाश में आँख को फैलाना, तो ये फैल रही है। तो ऐसे में कम प्रकाश में पुतली भी फैलती है, तो जब मतलब इस पर आधारित है एक प्रकार से, एक प्रकार से ये पुपिल्स जो होती है आइरिस पर आधारित होती है, नियंत्रित करती है, समझो एक प्रकार से इसको, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, देखो पुपिल के बारे में देख लो अब यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये रेड रेड देख रहे हैं, रेड रेड ना, ये सिकुड़ रही है। अगर ये सिकुड़ रही है यहाँ पर रेड रेड पुपिल, तो अंदर भी आपको मैं बताऊँ आइरिस भी क्या हो रही है, सिकुड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है पुपिल्स के बारे में। देखिए आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जो पुतली और नेत्र तारा कहते हैं। कॉर्निया से आया प्रकाश जो होता है वो देखो, अच्छा ये कॉर्निया किसको दे रहा है, कॉर्निया पूरी आँख को भेजता है प्रकाश ना, कॉर्निया पूरा। और लेंस, ये जो प्रकाश है लेंस में भेजता है कौन, लेंस में भेजेगा पुपिल भेजता है लेंस को। तो अब यहाँ पे देखिए कॉर्निया के पास प्रकाश आया और उसको लेंस के पास मतलब होकर ही लेंस पर पड़ता है। और लेंस पर पड़ेगा कैसे भाई, और ये प्रकाश लेंस में भेजेगा कौन, लेंस में भेजेगा पुतली भेजेगी, ठीक है। और पुतली अंधकार में अपने आप बड़ी और अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाना, यह क्रिया विधि जो होती होना शुरू हो जाती है। तो अपने आप स्वतः हो जाता है ये चीज़ें कि अगर अंधकार हुआ तो अपने आप वो बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, और अगर वो वहाँ पे प्रकाश हुआ तो वहाँ पे छोटा होना शुरू हो जाता है ना। इस तरीके के, ठीक है, एक्टिविटी जो होता है पुपिल्स में होता है। क्लियर हो गया पुपिल के बारे में, बताइए जरा यहाँ पे। अगर कंफर्म हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, बोलिए। क्लियर हो गया, बोलो जी। अब देखो रेटिना क्या होता है। रेटिना दृष्टि पटल में नीचे और नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसमें रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, और यह एक प्रकाशीय सुग्राही होता है और इस प्रकार से दृष्टि तंत्रिकाएं जो होती है ऑप्टिक नर्वस का जाल फैलाती है। अब देखिए ये रेटिना है कहाँ, पहले तो ये देखिए ध्यान से, ये देखिए अंदर की जो देख रहे हैं अंदर वाली परत, ये अंदर की परत, ये रेटिना है, यही रेटिना है ना, रेटिना यही है। अच्छा अब बात को समझिएगा अच्छे से आप लोग। रेटिना करती क्या है भाई, जरा मुझे बताइए, रेटिना का क्या एक्टिविटीज़ हो सकता है, क्या कार्य हो सकता है रेटिना का, बताइए। ये बेसिकली पश्च भाग पर होता है रेटिना आप देख रहे हैं ना, पश्च भाग, ये पीछे की तरफ है ना, तो ये पश्च भाग पर है, रेटिना पश्च भाग पर है। तो देखिए यहाँ से मैं एक चीज़ बताऊंगा आप लोगों से कि रेटिना इमेज बनेगी सर उल्टी, हाँ उल्टी इमेज बनेगी रेटिना पर, हाँ हमारा ब्रेन उसे सीधी करेगा। हाँ, वास्तविक आई जो होता है वह उल्टा बनता है, वास्तविकता जो प्रतिबिंब बनती है, इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, और छोटा भी बनता है ना रेटिना पर। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? रेटिना पर उल्टा भी बनेगा और छोटा भी बनेगा, बोलिए। जी ब्रेन सीधी करता है हमारे। जी सर, जी सर। हाँ, ये ब्रेन की तरफ इंडिकेट भी करेगा, है ना। तो ये चीज़ें याद रखना। अभी ब्रेन की भूमिका कहाँ से आएगी, इसलिए क्यों मैंने ऑप्टिक नर्वस बोला अभी मैं बताऊंगा आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अभी रेटिना के बारे में और थोड़ा सा डीप में। इमेज वगैरह के बारे में कौन बात करेगा, रेटिना बात करेगी, है ना। रेटिना में अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, रेटिना बोल रहा है कि यहाँ पर कि बने प्रतिबिंब के रूप में रंग और आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को देती है। क्लियर हुआ ये बात। और रेटिना के अंदर प्रकाश को सुग्राहित दो प्रकार से किया जाता है, एक है दृष्टि शंक्वाकार रॉड या दंडाकार कोशिका होती है, एक दृष्टि शंकुकार कोन होता है। तो आपको मैं बताऊं यहाँ पर, आप देखिए एक ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा एक येलो टाइप का बनता है जिसको मैकुला भी कहते हैं, येलो मैकुला पीत बिंदु, और एक बनता है ब्लाइंड स्पॉट जिसको
डार्क स्पॉट बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं जिसको, अंध बिंदु बोलते हैं जिसको, ठीक है। एक मिनट, है ठीक है, कि रेटिना क्या कर रही है, वो मस्तिष्क तक भेजती भी है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और एक मैंने पीत बिंदु, जो पीत बिंदु बोला जिसको एलो बोलते हैं, जो मध्य में बैठा बना होता है वो, और ये देखिए यहाँ पर ये पीत बिंदु, देखो यहीं पर ही आपको एक ब्लाइंड और डार्क, यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं ना, ये ब्लाइंड और डार्क, ये वाला ब्लाइंड और डार्क है। सबसे अच्छा इमेज रेटिना पर कहाँ बनता है, यहाँ बनता है, सबसे अच्छा बेस्ट इमेज इसको बोला जाता है पीत बिंदु पे। हाँ, पीत बिंदु पर, पीत बिंदु पर सबसे बेस्ट या सबसे क्लियर इमेज इसी पर बनता है, आप याद रखिएगा इसे, ठीक है, ये पॉइंट। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये एक मैकुला है, ये एक गर्त है, एक पैनी नज़र रखता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो अर्जुन ने लगाया था मछली की आँख में निशाना, तो कहाँ से, तो वो एक ब्लाइंड स्पॉट, ये सबसे बारीकी होता है, बहुत पैनी नज़र होती है इस पर, तो ये एक प्रकार का ब्लाइंड स्पॉट होता है इसमें, तो और सबसे क्लियर इसमें भी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना आप लोग को, ठीक है। मैकुला का सर ब्लाइंड स्पॉट पे तो इमेज ही नहीं बनती। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट पे, अच्छा 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 जी नहीं, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर जो पैनी नज़र होता है ये इस पे होता है, ठीक है, पैनी नज़र इस पे होता है, वेरी पीत बिंदु पे होती है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। जो पीत यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, वेरी गुड, जो आपका यहाँ पर ये देखिए, जो पैनी नज़र की मैं बात कर रहा था, वो आपका होगा फोवा, यहाँ पर जो देख रहा है फोवा गर्तिका, इसको बोलते हैं, फोवा गर्तिका बोलते हैं, ये है, ठीक है, इसको गर्त बोला जाता है, ठीक है, केंद्रिका गर्त, क्या बोला जाता है इसको, केंद्रिका गर्त बोला जाता है। और ये केंद्रिका जो गर्त होता है ना, ये पैनी नज़र होती है, या इसको कहो कि मछली जो जो अर्जुन ने मछली की आँख में निशाना लगाया था, ये यहीं से लगाया था, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कौन सा गर्त होता है, वो केंद्रिका गर्त थी, तो केंद्रिका गर्त ये थी, ठीक है। और अभी मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, आप पीडीएफ देख लेना, इसमें समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। फिर ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, ये क्या होता है, ये नस के इस बिखरे हुए समूह को रेटिना कहते हैं। जो नसें होती हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग, ये नसें, जैसे आपने देखा भाई ना, इसके समूहों को हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो लेडीज़ के बाल होते हैं, तो अगर बिखरे, उनको अगर समेट दीजिए, सिर की तरफ से अगर आप रखिए और पीछे की तरफ ऐसे समेट दीजिए, तो एक तरफ हुआ कि नहीं हुआ, कि बिखरे हुए बाल जो होते हैं उस समूहों में होते हैं रेटिना, और यह एक प्रकार का ब्लाइंड या डार्क स्पॉट या अंध स्पॉट के नाम से जाना जाता है इसको। तो जहाँ ऑप्टिक नर्व्स का आकार रेटिना में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स, और ऑप्टिक नर्व्स जो होता है वो प्रकाशिक तंतु होती है, वो प्रकाशिक तंतु होती है, और रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन तक ले जाती है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, जो रेटिना पर बना है इमेज, अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि रेटिना पर जो बना इमेज है ब्रेन तक कौन लेके गया, तो ऑप्टिक नर्व, क्या नाम आ जाएगा, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लेके गया है ब्रेन तक, यहाँ पे देखिए ये ब्रेन तक लेके गया है, ठीक है। तो रेटिना पे जो इमेज ऑप्टिक नर्व है वो ऑप्टिक नर्व लेके जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशित तंतु, क्या बोलते हैं, प्रकाशित तंतु बोलते हैं। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है शंकु, एक होता है शंकु टाइप का होता है, और जो दूसरा होता है वो रॉड या छड़ या बेलनाकार होता है, दो टाइप का होता है। और ये जो आपका दृष्टि राड और दंडाकार दिखा रहा हूँ मैं, इसका मतलब होता ये है कि यहाँ पर जिसका मजबूत रहता है तो वो अंधेरे में भी देख पाता है, जिसका रॉड वगैरह कोशिकाएं वगैरह मजबूत रहेगी तो वो अंधेरे में भी देख लेगा। और अंधेरे में वो देखने के लिए, जैसे उल्लू की बात अगर मैं करूँ, उल्लू समझ रहे हैं, तो उल्लू में यहाँ पर कौन सा रॉड पाया जाता है, आउल में, तो ये इसी में पाया जाता है, तो ये रॉड में पाया जाता है, ठीक है। अगर दृष्टि जो शकलाकार या रॉड की बात करें, दंडाकार कह रहा हूँ, ये किस में, उल्लुओं में देखने को मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये बात करूँ, विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी भी होती है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ विटामिन ए की कमी से, हाँ, जैसे आपने आयरिस में एक नाम सुना होगा, जैसे आयरिस में हमेशा क्या होता है, अधिक प्रकाश करेगी तो सिकुड़ जाएगी, है ना आयरिस, और कम प्रकाश रहेगी तो फैल जाएगी आयरिस, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाएगा। लेकिन जो मुर्गा होता है, मुर्गा का हमेशा आयरिस सिकुड़ा ही रहता है, तो मुर्गा का जब हमेशा आयरिस सिकुड़ा रहेगा तो फैलेगा ही नहीं कम प्रकाश में, बात समझे कि नहीं समझे, कम प्रकाश मिलेगा जैसे रात में फैलेगा ही नहीं। सर ये सुबह में जल्दी भी तोड़ जाते हैं, इसलिए हाँ, इसीलिए मुर्गा जो सुबह में
सुबह में क्या करता है भाई, जैसे ही वो उजाला देखा तो वहाँ पे बोलना शुरू कर देता है ना उजाला। तो मुर्गे में क्या कारण है कि जिसकी वजह से वो रात में, अगर आपसे बोला जाए कि देख नहीं पाता है, क्या कारण है मुर्गा रात में नहीं देख पाता है, तो वहाँ पर आयरिस रीज़न है। आयरिस उसकी जो होती है वो प्रकाश में सिर्फ सिकुड़ती है, अंधेरे में नहीं सिकुड़ती है, ठीक है, और ना ही फैलती है, तो वो हमेशा सिकुड़ी रहती है, यही कारण है उसका। तो ये भी एक पॉइंट आप ध्यान रखना, और उल्लू से संबंधित भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया था जानवर में कौन से टिपिडम लूसिडम पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है भाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, बोलिए। जी सर। ओके ओके। हाँ, इतनी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना। और ये देखो जो शंकु टाइप का होता है ना, जो शंकु होता है, ये जो वस्तुओं का रंग की बात करता हूँ, जैसे मैं कलर ब्राइंडनेस की बात करूँ, लाल हरा, हरा लाल को पहचानना, और डॉल्टोनिज्म एक होता है, डॉल्टोनिज्म जो लाल रंग नहीं दिखाई देता, जिसको डॉल्टोनिज्म बोलते हैं। तो ये एक प्रकार की इस तरीके की बनी होती हैं, वो इसको बोलते हैं ना, एक सेल बनी होती हैं, जो कोशिकाएं बनी होती हैं, जो लंबी कोशिकाएं होती हैं, या लंबी कोश शंकु कहूँ अगर मैं, कोन कहूँ, तो इस तरीके से बनी होती हैं, कोन टाइप की, ठीक है। तो ऐसे में जो लंबी कोशिकाएं और कोशिकाएं शंकु बनी होती हैं, इन्हीं की वजह से वस्तु का रंग, क्रोमोजोन्स जो प्रभावित होता है, यक्स क्रोमोजोन्स, मैंने अभी कलर ब्राइंडनेस में बताया भी है आप लोगों को, तो वो चीज़ें इसी पे देखने को मिलती है ना, यहीं से होता है। तो कलर ब्राइंडनेस शंकु से होता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 वहाँ पर मैं बता रहा था, दूसरा वाला, ये आपका सही माना जाएगा, शंकु आकार वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, ये देखो नेत्र लेंस है, आप नेत्र लेंस देख रहे होंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, निगमेंट कहा गया, ये निगमेंट है ना, नेत्र लेंस। तो देखिए यहाँ पर जो लिम्बन निगामेंट है और द्वारा लेंस का रक्तक पटल की एक सिनरी बॉडीज से जुड़ा होता है। देखिए ये जो होता है ना, इससे जुड़ा हुआ है, ये जो लेंस है हमारा, ये लेंस किससे जुड़ा हुआ है, ये लिम्बन निगमेंट से जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न बनता है ये किससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, ये क्या हैं, मसल्स हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये मसल्स हैं, इनसे जुड़ा हुआ है। अगर ये सिकुड़ेगी, जैसे अभी मैं आप लोगों को बताऊं, आपने जैसे कहा कि भाई अगर उसकी रेटिना, यहाँ पे रेटिना है, ये रेटिना है ना, जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग, अगर प्रकाश रेटिना पे नहीं पड़ती है, उससे पहले ही पड़ जाएगी, तो उसे कौन सी बीमारी हो जाती है, ये बताइए जरा। अगर वो रेटिना पे ना पड़ के उससे पहले ही बन जाए तो कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है दृष्टि में, बताइए जरा, कौन बताएगा। रेटिना पे ना पड़कर, बोलिए भाई, नहीं पता सर पहले बन जाएगी इमेज रेटिना से पहले। हाँ, पहले तो इमेज बन जाती है। निकट दूरदृष्टि बोलेंगे, मायोपिया बोलेंगे कि निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष होगा सर। अच्छा, निकट दृष्टि दोस्त में आपको मैंने पहले ही बता रखा था कि इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को पास की वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। पास की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, परंतु निश्चित दूरी के लिए बात की गई है, निश्चित दूरी। तो निकट दृष्टि दोष में आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो दूर दृष्टि का दोष होगा वहाँ पर उन चीज़ों को लगाया जाता है, वो चीज़ें जो होती है वहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। तो यानी आपको समझना है कि पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी उसे, परंतु दूर की वस्तुएं उसे दिखाई नहीं देंगी। तो कारण ये होता है कि दृष्टि पटल पर फोकस ना पड़ता, दृष्टि पटल पर फोकस नहीं पड़ता है वहाँ पर, तो इसकी वजह से ही ये बीमारी हो जाती है, पहले ही बन जाता है दूरी। तो इसको ठीक करने के लिए हमें किस लेंस की ज़रूरत पड़ती है, अवतल लेंस को दूरी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है, तो जब यह मसल्स होता है, ये सिकुड़ना और फैलना, जब ये सिकुड़ेगी तो ये भी सिकुड़ेगा, और ये फैलेगी तो ये भी फैलेगा। अच्छा भाई, यहाँ तक आज रोक देते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग से ऊपर चला जाएगा ये सारी चीज़ें, है ना, फिर फ़ायदा क्या यहाँ से, क्योंकि प्रश्न आते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनाए जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों की जो क्लास है इसके आगे ही मैं कल बताऊँगा, ठीक है। ओके सर, ओके, ठीक है। और आगे मैं आपको बताऊँ, लेंस से बता देना। हाँ, लेंस से ही मैं शुरुआत करूँगा। और आप आगे देखिए पीडीएफ में आप लोगों को मैं बता दूँ कि पीडीएफ में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भी पड़े हैं उसी संबंध में,
ठीक है, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए अभी बहुत सारी इसमें PDF है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ये सारे प्रश्न जो है आप लोग को मैं करवाऊंगा जो नेत्र से ही संबंधित हैं। जितने सारे प्रश्न आए इसी से संबंधित, जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पहला सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कितने निर्धारित करता है। तो देखो ये प्रश्न है ना, इसी तरीके के प्रश्न अभी मिलेंगे आप लोग। आइरिस जो भी होगा तो वो आप लोगों को अभी मिलेंगे ये सारी। इसके आगे मैं कल स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके सर, थैंक यू। ओके।